डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया है कि वी आर गोइंग बैक टू प्लास्टिक स्ट्रॉज। कल आपने ये देखा होगा, ये काफ़ी ट्रिगरिंग था उन लोगों के लिए जो क्लाइमेट के हवाले से कोशा हैं। और यकीनन इट इज़ आपको याद है वो जब एक दफ़ा पाकिस्तान में भी इस तरह की बात होती थी कि अब हम पुराने तरीक़ों पे वापस जा रहे हैं, एंड इट वाज मेंट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टेटमेंट। तो मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ इसी तरह का अंदाज़ अपनाया है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि फ़लस्तीनियों को गज़ा वापस जाने का कोई हक़ नहीं है, एंड दैट इन इट सेल्फ इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक। उनके जो मशरिक़ वुस्ता को लेकर ख़यालात है, बिलखुसूस फ़लस्तीन और इसराइल के तनाज़े पे जो तासुरात हैं, उन्होंने असर नौ से तामीर की बात की है। फ़लस्तीनियों के लिए उनका प्लान ये है कि 10 लाख इजिप्ट ले ले, 10 लाख कोई और मुल्क ले ले और ये मसला हल हो जाए। इन अदर वर्ड्स, इट वाज नेवर अबाउट द अबडक्शन, इट वाज नेवर अबाउट द हॉस्टेजेस। ये एक एथनिक क्लेंजिंग का एक मरहला था और हम देखते आए हैं कि इस किस्म की सोशल इंजीनियरिंग, इस किस्म का कॉन्फ्लिक्ट कई दफ़ा इस पिछली कई दिहाइयों में इस इलाके में रचा गया है, जिसका अफ़गानिस्तान, लबनान और यहाँ तक कि इराक भी निशाना बना है। आगे आने वाले दिनों में अमेरिका का क्या प्लान है, आइए ज़रा जानते हैं। एम्बेसडर जमील अहमद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमील साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। जो उम्मीदें थी डोनाल्ड ट्रंप साहब से, वो बड़ी मुख्तलिफ थी उनके आने से, और उन्होंने क्लेम भी ये किया था कि जंग बंदी होगी, लेकिन इस अंदाज में होगी ये किसी ने तसव्वुर नहीं किया था। आप किस तनाजुर में देखते हैं उनके इन हालिया बयानात को? जी, गहरी नज़र रखने वाले तो पहले भी उम्मीद उनको नहीं थी गज़ा के हवाले से। आपके प्रोग्रामों में भी मैंने भी तज़किरा किया इसका कि यूक्रेन का मसला तो हल हो सकता है, लेकिन गज़ा का मसला आज से 3 महीने पहले भी इलेक्शन कैंपेन जब हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप की, उस वक्त भी और उनके टेक ओवर करने के बाद भी, उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद भी कोई ख़ास उम्मीद नज़र नहीं आती थी। अब तो खैर बल्कि बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। इस चीज़ का उन्होंने अयादा किया है चौथी मरतबा कल के जी मैं तो बिल्कुल 1 इंच नहीं लूँगा और मैं तो इस प्लान को गज़ा के टेक ओवर का प्लान मेरा पूरा है और इसको वी विल टेक इट, वी विल होल्ड इट, वी विल चेरिश इट एंड लॉट ऑफ जॉब वुड बी क्रिएटेड इन मिडल ईस्ट। तो ये उन्होंने कल फिर दोबारा चौथी दफ़ा मुख्तलिफ अल्फाज में ये बात की है और फिर कहते हैं कि पीस तो आ जाएगा ना। ज़ाहिर है जब वहाँ कोई फर्द ही नहीं होगा, फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकाल दिया जाएगा, उसके बाद और फिर इस पर मोहर सब्त कर दी। मेरे तजिए के मुताबिक कि किंग अब्दुल्ला ने जब कल मुलाकात की तो उन्होंने इस पर कोई एतराज़ नहीं उठाया जिस तरह के बाकी ममालिक ने। एतराज़ की हद तक तो चले, काफ़ी ममालिक ने एतराज़ उठा लिया, फ्रांस भी है उसमें, जर्मनी भी है, लेकिन एतराज़ से आगे चीज़ें बढ़ती नज़र नहीं आ रही हैं। किंग अब्दुल्ला तो कहते हैं कि हाउ डू वी मेक दिस वर्क इन अ वे दैट इज़ गुड फॉर एवरीवन। तो वो तो उसका तलाश ये करने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ के, जो उन्होंने बात की है कि इंशाल्लाह कोई ऐसी बात कर लेंगे जिसमें सारों के लिए हो जाएगा, मतलब बांटेंगे अच्छी तरीके से, फलस्तीनियों को तो हो जाएगा। पहले भी 2 मिलियन। इससे भी बढ़कर ये कि एक तरह से मसल फ्लेक्स कर रहा है अमेरिका, जो इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में है। और मेरे ख्याल में बहुत अरसे से ये गुफ्तगू, ये नैरेटिव अमेरिका में बिल्ड किया जा रहा है कि वो दुनिया भर की मदद करते हैं, दुनिया भर में एड भेजते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट है वो दुनिया भर में बढ़ता चला जा रहा है। उसकी एक वजह जो हमने देखा है कि इस इलाके के, आप जैसे मायनाज एनालिस्ट इसका जब तज्जिया करते तो दाखलत है जिसको समझा जाता है वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड जो पॉलिसी रही है अमेरिका की, उसको भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मगर बहरहाल अमेरिका का एक किरदार है जब हम बात करते हैं ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ के ऊपर। इस वक्त सूरत हाल ये है कि यूएस ने जो अपने फंडिंग फ्रीज़ की है ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर पे, ये किसी बॉम्ब शेल की तरह ही गिरा है। हम देख सकते हैं कि यूएस एड तकरीबन $42.8 बिलियन का बजट मैनेज करती है, जिसमें से सिर्फ आधा दुनिया की तरक्की पजीर या जहाँ जहाँ इस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है उनको दिया गया है। इस पे क्या रद्द अमल आ सकता है? इज़ दिस गोइंग टू बी लिंक टू द पॉलिसी? क्या अमेरिका पहले ये देखेगा कि उनकी बाकी मामलात पे जो लोग हिमायत करते हैं सिर्फ उन्हीं को फंडिंग मिलेगी? ये वक्ती फ्रीज़ है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, फंडिंग तो किसी मुल्क का भी सॉवरन राइट है, जिसको दे जिसको ना दे। इस पे तो मुझ जैसा शख्स भी तनकीद करने में ज़रा दुश्वारी उसको होगी, क्योंकि कोई दुनिया का इंटरनेशनल कानून नहीं है कि वो कहे कि ये फंडिंग दे रहे हैं तो देते रहें। हाँ, ये बात है कि आपकी दूसरी बात कि जब अमेरिका ने एक सॉफ्ट इमेज के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी में इब्तदाई तौर पर यह किया था, लेकिन वो सॉफ्ट इमेज के साथ साथ कोई भी मुल्क फंडिंग, चाहे वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज क्यों ना हो जो कि बेज़रर हैं, तो वो भी अपने फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक करते हैं। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो है वो मिलिट्री माइट वाली है, तो अपने फॉरेन पॉलिसी के अहदाफ को हासिल करने के लिए वो करते हैं। आप वाली बात
कि जॉर्डन का उन्होंने कहा है कि मैं नहीं बंद करूंगा और इजिप्ट का नहीं बंद करूंगा। अगर वो कोऑपरेट करते हैं नहीं करते हैं तो कल उन्होंने फिर कह दिया कि उनकी भी एड बंद हो जाएगी। न सिर्फ एड बंद हो जाएगी बल्कि जॉर्डन में तो बहुत बड़ा बेस है, मिलिट्री बेस है उनका, तो वो जब चाहें उनके गर्दन पे हाथ रख सकते हैं। 242 बिलियन डॉलर्स की मैंने 42.8 बिलियन डॉलर्स की मैंने बात की है। दुनिया भर के तरक्की के हवाले से, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ के हवाले से जो फ़ंड वर्ल्ड वाइड है उसका 60% रिप्रेजेंट करता है। और सबसे ज़्यादा तशवीश की बात ये होगी कि अगर दुनिया भर में इनके अमले की तरफ मैं नज़र डालूँ तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये तकरीबन 6.5 लाख लोगों को एम्प्लॉय करता है। इस तरह के फंडिंग फ्रीज़ का मतलब ये भी है कि इनमें से कई कम्यूनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs और इनके एम्प्लॉयज़ को मुलाजमत से फारिग होना पड़ेगा। जी हाँ, इस पर तबसरा कर देता हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये किसी मुल्क का हक नहीं है या किसी एम्प्लॉई का हक नहीं है तो वो कहे कि नहीं, बासवाई के जो उसने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया हुआ है उसको हक नहीं है कि वो कहे कि जी मुझे नौकरी से ना निकालो। फंडिंग खत्म हो गई, नौकरी खुद ब खुद खत्म हो गई। लेकिन चलें फंडिंग की बात कर लेते हैं। 48 तो अभी बात हो रही है ना, US एड की फंडिंग 60 और 65 बिलियन तक गई हुई है हमारे अपने मुल्क में। वतन अजीज में 39 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे, लेकिन बंद नहीं होने देंगे इंशाल्लाह हम। मेरी किसी बड़ी सीनियर अफसर से बात हो रही थी, हमारी तमाम सेक्टोरल, अगर वो ममालिक जहाँ ये फंडिंग आ रही है तकलीफ तो होगी, लेकिन उनके अपने अपने सेक्टोरल एरियाज हैं, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, वो तमाम के उसको थोड़ा सा उनको रीएडजस्ट करना होगा और वो उसको डाइजेस्ट कर जाएंगे। हमारे जैसा मुल्क तो बड़ा रेजिलियंट मुल्क है, हम तो सैंक्शन भी बर्दाश्त कर गए। वेरी क्विकली आई वुड लाइक ऑल्सो योर कमेंट ऑन द रीजनल पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस की ब्रीफिंग में पाकिस्तान ने इस बात को बड़े पुरजोर अंदाज में उठाया कि अफ़गानिस्तान में टेररिस्ट आउटफिट्स शामिल हैं और उसकी सरजमीन को पाकिस्तान के और ख़ित्ते के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी ब्रीफिंग में US एम्बेसडर डोरथी शिया ने भी इसी काउंसिल को एड्रेस करते हुए इस बात को अंडरस्कोर किया कि वाकई वहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बरसरकार हैं और ये IS के साथ लिंक्ड हैं। तो क्या अमेरिका और पाकिस्तान एक पेज पर हैं इस मामले को लेकर? नहीं, इस मामले पर तो एक पेज पर होना पड़ेगा ना, इसलिए कि सिक्योरिटी काउंसिल की मॉनिटरिंग टीम ने 20 दहशतगर्दों की जो निशानदेही की है, सर फहरिस्त तो उसमें ISIS भी है और TTP भी है। TTP दहशतगर्द ग्रुप पहले डिक्लेयर कर दिया गया है। तो कहने का मकसद ये कॉमन ग्राउंड है। काउंटर टेररिज्म पे तो हमारी पहले से अमेरिका के साथ और चंद दूसरे ममालिक के साथ चल रही है, लेकिन इसमें हम बहुत सारे फूंक के हमें कदम रखना चाहिए कि बहुत दफ़ा हम इस्तेमाल हो जाते हैं। इस्तेमाल ना हो, हम अपने इंटरेस्ट में बिल्कुल अपने मुल्क के वासियों को बचाने के लिए हम बिल्कुल उनसे जिस तरीके से काइनेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं उसको करेंगे। लेकिन यस, अमेरिका की हमें अगर साथ मिल जाए, और अमेरिका से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी है कि चाइना और रशिया का साथ लेना इस मामले में, रीजनल प्लेयर्स हैं वो, तो उससे ज़रा उसका एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रहेगा। इज इट रीशफलिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर? कई पॉलिटिकल और जो एनालिस्ट पंडित्स हैं वो इस बारे में इशारा कर रहे हैं कि अब एक नई दुनिया, एक नए पावर सेक्टर का, या एक जिसको कहना चाहिए सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड का जो ऑर्डर है वो बदल रहा है। और अगर माजी में जाकर वो देखते हैं तो कभी जिस तरह बरतानिया को ओवरटेक किया था अमेरिका ने, और उसमें बड़े वाज़े तौर पे उन्होंने बताया था कि इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा होता है। जब आप छोटी कंट्री से, उस ज़माने में बरतानिया अपनी कॉलोनी से बोरो किया करता था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसका डिक्लाइन आया। इस वक्त भी अमेरिका की जो कमाई है, यानी अगर ओवरऑल उनके रेवेन्यू को देखा जाए वो उनके एक्सपेंसेस से बहुत कम है। Is America really struggling to put their house in order, and will that reshuffle the world powers? It has already started reshuffling the world power, and just see how the global West is moving towards global South, and that is where the problem is. In fact, the United States has been an emperor, unchallenged emperor for 50 years, and no powerful country, no powerful person would like to lose its power. So this very transition, इसमें भूचाल सा जो पैदा आपको नजर आ रहा है, उसकी वजह तो यही है ना कि वो जो बादशाहत थी, जिस 50 साल तक वो बादशाहत खत्म होती नस्ल खत्म होना शुरू हो गई है, चाहे वो मिलिट्री माइट हो या इकोनॉमिक। आप अंदाजा करें 150 कंट्रीज के साथ राब्ता BRI के तहत चाइना का ही है। सिर्फ चाइना की इकोनॉमी 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, दुनिया के सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग कंट्री है। तो ये चीज़ें हजम बड़ी ताकतें, जिस तरह बरतानिया की आपने जिक्र किया,
हजम नहीं होती हैं और उसमें जो भूचाल आता है उसमें रेजिस्टेंस मिलती है। तो यूनाइटेड स्टेट्स अभी यही अपने मसल फ्लैक्सिंग कर रहा है कि नहीं। अभी ये हकीकत है कि 800 बिलियन का उनका बजट है, ये हकीकत है कि उनकी मिलिट्री माइट अभी भी है, लेकिन ये भी हकीकत है कि चाइना और रशिया ने मिलकर स्पेस वेपनाइजेशन कर ली है, जिससे कि अमेरिका बहुत ज्यादा अब फिक्रमंद है, वी क्योंकि होप दुनिया दैट की आपने जिस तरह इशारा किया कि अगर ये रीपोस्चरिंग, पावर पोस्चरिंग है, वर्ल्ड ऑर्डर में कोई तब्दीली है, सो वी रियली होप, क्योंकि माजी में पूरा ट्रेंड और पैटर्न हमें ये नज़र आता है कि आमतौर पे ये इनकलाब काफ़ी खूनी होता है, इसमें जान का ज़िया भी होता है, हम वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखते हैं। तो दुनिया भर के अमन के लिए हम तो दुआगो हैं कि जिस किस्म की भी ट्रांजिशनिंग होती है दोबारा ये डस्ट जब सेटल करे तो इससे ज़्यादा नुकसान ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, एम्बेसडर जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे।